कि एक कत्ल होता है और कातिल लाश के अलग अलग 4 टुकड़े करता है और उन 4 टुकड़ों को वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकता है। कहानी 31 मार्च 2017 की है। कहानी नॉर्थ दिल्ली की है। नॉर्थ दिल्ली के इलाके में एक रिंग रोड है जो दिल्ली की बाकी और जिसको बहुत सारे जगह पे बाईपास कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिंग रोड है। उस रिंग रोड एरिया में सुबह के करीब 8 बजे 31 मार्च ट्रैफिक का आना जाना शुरू हो चुका था। अचानक कुछ लोगों की नज़र सड़क किनारे फुटपाथ पर एक फुटबॉल जैसी चीज़ पे पड़ती है। लोग देखते हैं, एक ड्राइवर उसको ध्यान से देखता है और वो एक तरह से चीख पड़ता है। वो दरअसल फुटबॉल नहीं, किसी इंसान का कटा हुआ सर था और उसको बड़े करीने से रखा गया था। वो देख के घबराता है, फ़ौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस भी देख के घबरा जाती है। अब ये भी अजीब सी चीज़ थी कि इतना रिस्क लेके कोई ऐसी जगह पे लाके क्यों रख सकता है। लेकिन सुबह 8 बजे मिला तो इससे अंदाज़ा हुआ कि देर रात या रात को या अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ये सर रखा गया। पुलिस की टीम पहुंचती है, सर उठाती है, अपने कब्जे में लेती है। अब इसके बाद उसी इलाके में आसपास वो सर्च ऑपरेशन शुरू करती है कि शायद बाकी शरीर के टुकड़े मिल जाए, बट कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 100 नंबर पे एक और कॉल आता है। इस जगह से करीब किलोमीटर भर दूर इसी रिंग रोड पे सड़क किनारे एक बोरी से खून रिस रहा था और कोई राहगीर देखता है, पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस बोरी में इंसान का धड़ था, मतलब गले से नीचे और पैर के ऊपर का जो हिस्सा है वो उस बोरी में कटा हुआ बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही मिलता है पुलिस को फ़ौरन वो सर याद आता है। दोनों कड़ियों को जोड़ती है और अब लगता है कि आसपास में है। फिर उस जगह पे भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस बार पुलिस थोड़ा आगे पीछे भी बढ़ती है क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में 2 टुकड़े मिले थे। तो पुलिस अब आसपास ही नहीं, थोड़े और आगे चल के भी ढूंढ रही है रिंग रोड पे। कुछ देर के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है। उसी रिंग रोड पे करीब किलोमीटर भर, बल्कि 700-800 मीटर दूर एक और बोरी मिलती है। उस बोरी में 2 पैर थे इंसान के। अब धड़, सर और पैर 2 मिल चुके थे, लेकिन अब भी शरीर के कुछ हिस्से बाकी थे। हाथ गायब था। करीब घंटा 1.5 घंटे के बाद चौथी बार पुलिस को एक चौथी बोरी मिलती है, बल्कि तीसरी बोरी, क्योंकि सर तो वैसे ही रखा था। पुलिस उस बोरी को खोलती है। उसमें 2 इंसानी हाथ थे। अब सारी चीज़ें एक तरह से कंप्लीट हो गई थी। इंसान का एक पूरा जिस्म जो है वो मिल चुका था। सर, धड़, पैर, हाथ, सब कुछ अब पुलिस के कब्जे में था। और अब पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ना था कि यह है क्या मामला। और जिसने भी किया था, पुलिस को एक लिए चैलेंज भी था कि रिंग रोड जैसे बिजी रोड पे लाश के टुकड़े, वो भी 4 अलग अलग हिस्सों में और 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकना, इसका मतलब है कातिल ने वक्त भी लिया फेंकने में और कातिल डरा भी नहीं। अब पुलिस ने उन लाशों को इकट्ठा किया, लाशों को जोड़ा और अब उस लाश से ही कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश की। इन 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने और भी चीज़ ढूंढने की कोशिश की। फिंगरप्रिंट्स भी उठाए उस मौके वारदात से, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लाश का चेहरा ऐसा था कि मरने से पहले उस चेहरे को भी लगभग बिगाड़ दिया गया था, तो शिनाख्त भी मुश्किल थी। तभी कुछ देर के बाद पुलिस पूरी बॉडी को जब देखती है तो उस पर एक चीज़ पर नज़र पड़ती है और वो थी उस लाश के दाहिने हाथ पे ओम साई राम लिखा हुआ था, टैटू। तब एक ओम साई राम एक हाथ पे टैटू बना हुआ है। चेहरे से आप पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन लाश का हुलिया देख के लग गया था कि ये किसी नौजवान लड़के की लाश है जिसकी उम्र करीब 25-27 साल होगी। अब पुलिस ने इस ओम साई राम के सहारे उस रिंग रोड के आसपास की जितनी बस्तियां थीं उसको खंगालना शुरू किया। पता करना शुरू किया कि कोई ऐसा है जो 25-30 साल के बीच में कोई लड़का, नौजवान अपने घर से गायब है, नहीं आया। पर कोई कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी इधर उधर ढूंढा गया पर कोई ऐसा गुमशुदे की तलाश नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते इसी दौरान में इस जगह के करीब एक और 2 इलाके हैं, संत नगर और एक बुराड़ी। बुराड़ी वही जहाँ पे एक साथ 11 लोगों ने खुदकुशी की थी जिस घर में। तो अब लगा कि यहाँ पे ज़्यादा घनी बस्ती है, यहाँ पे भी कुछ तलाश की जानी चाहिए। पुलिस तलाश करती है इधर उधर, कामयाबी मिलती नहीं है। अब पुलिस अपने लोगों को हर इलाके में भी भेजती है, जो उनके अपने मुखबिर का पूरा एक नेटवर्क है, उसके ज़रिए पता करवाती है। आखिर मेहनत रंग लाती है और पुलिस को पता चलता है कि संत नगर में एक लड़का है जिसका नाम नितिन है और उस नितिन के राइट हैंड पे ओम साई राम का टैटू था। पुलिस नितिन के घर पहुंचती है। नितिन के घर वालों ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। पुलिस जाती है और पूछती है कि आपके भाई के टैटू पे, और वो तस्वीर भी खींच ली थी पुलिस ने, तो वो तस्वीर दिखाती है हाथ पे। तो नितिन का भाई पहचान जाता, कहता हाँ ये मेरे भाई के हाथ पे टैटू सेम इसी स्टाइल में गुदा हुआ है।
तो पूछते हैं वो कहाँ है, तो बोला कल शाम से वो गायब है। मतलब उसको गायब हुए 24 घंटे मुश्किल से हुए थे। और उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी, उन्हें लगा कहीं आसपास होगा। इसके बाद पुलिस उसके भाई को ले जाती है, लाश को दिखाती है। चेहरा हालांकि पहचानने लायक नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के ज़रिए नितिन का भाई पहचान लेता है कि ये लाश नितिन की है। तो अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाला नितिन था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, संत नगर का रहने वाला था। तो पहला पड़ाव पार हो गया। जो मकतूल था, जिसका कत्ल हुआ था, उसकी शिनाख्त हो गई, उसके घर तक पुलिस पहुंच गई। अब बारी थी कातिल की तलाश करने की, उस कातिल को जिसने पुलिस को एक तरह से चुनौती दी थी कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। पुलिस अब अंधेरे में तीर मारती है कातिल को लेके। जो नितिन है उसके सारे दोस्तों सबके बारे में पता करती है, उनसे पूछताछ होती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरी बार बस ये पता चलता है नितिन पिछली शाम को, ये 31 मार्च को लाश मिली थी और 30 मार्च की शाम को वो निकला था, और उसके बाद वो घर नहीं आया। ढूंढते ढूंढते पुलिस तमाम कोशिश कर ली, कातिल तक नहीं पहुंची। अब पुलिस ने फिर फैसला किया कि नितिन के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, सड़क पे, किसी शॉप पे। तो उसके ज़रिए पता चला कि नितिन, क्योंकि घर वालों ने बताया था कि नितिन अकेला निकला था घर से, तब उन्होंने ये फैसला किया सारे आसपास के इलाके के नितिन के घर के, उसके घर से दूर जो आसपास में चौराहे हैं, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा था, उन सबको निकालना शुरू किया। हर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। एक थोड़ी ही दूर पे नितिन के घर के केमिस्ट शॉप था, दवा की दुकान, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कुछ सेकंड की एक तस्वीर आई, पुलिस को लगा कि शायद ये नितिन है। उस केमिस्ट शॉप से नितिन बाहर निकलता है और एक बाइक पे बैठता है, बाइक पे एक दूसरा लड़का है। पुलिस जो है उस सीसीटीवी कैमरे को गौर से देखती है, कुछ सेकंड की तस्वीर थी। इसके बाद वो उसके भाई को दिखाती है, भाई पहचान जाता है कि हाँ ये नितिन ही है, लेकिन बाइक पे जो दूसरा लड़का है वो उसको नहीं पहचान पाता। काफ़ी कोशिश होती है, फिर उसको इनलाज किया जाता है सीसीटीवी कैमरे को पुलिस एक्सपर्ट के ज़रिए। तो जब वो तस्वीरें और क्लोजअप में आती हैं और क्लियर होता है, तब भाई पहचानता है नितिन का और कहता है कि ये नितिन का एक दोस्त है जिसका नाम है हैप्पी, और बाइक वही चला रहा था और उसके पीछे नितिन बैठा था। अब पुलिस को हैप्पी का सुराग मिला। हैप्पी दोस्त तो था, लेकिन वैसा क्लोज दोस्त नहीं था जैसे नितिन के बाकी दोस्त थे। तो इसके बाद पुलिस हैप्पी के घर पहुंचती है। पता चला कि हैप्पी 24 घंटे से घर से गायब है। जैसे ये बात पता चलती है तो दो सवाल पुलिस के जहन में आते हैं। एक कि हैप्पी कातिल में से एक है, उसी ने मारा। दूसरा ये कि कहीं नितिन की तरह हैप्पी के साथ भी कुछ ना हो गया हो, क्योंकि 3 किलोमीटर के दायरे में इधर लाश मिली और उसका दोस्त है हैप्पी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हैप्पी कातिल भी निकल सकता है, हैप्पी खुद मकतूल भी हो। पुलिस अब हैप्पी की तलाश शुरू करती है और इसी तलाश के सिलसिले में हैप्पी के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है। जब मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि 30 मार्च की रात को इस केमिस्ट शॉप के बाद हैप्पी लगातार अपने एक और दोस्त से बात कर रहा था, और जिस दोस्त से बात कर रहा था उन दोनों के लोकेशन एक थे और उसका नाम था पवन। और कंटिन्यू रात को और देर रात तक हैप्पी और पवन के लोकेशन एक थे। इसके बाद पुलिस पवन के बारे में डिटेल निकालती है और रात को ही पवन के घर पहुंचती है। पवन पुलिस को देख के घबरा जाता है। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होते ही पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस रूम में पुलिस दाखिल हुई थी उस रूम के पूरे फर्श पे खून ही खून था। खून से सने चादर, चॉपर, तेज़धार हथियार, और एक बेड था जिस बेड के ऊपर, बेड बॉक्स बल्कि, उस पर भी खून ही खून। पुलिस ने बेड बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें भी खून। तो अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में कुछ हुआ है, और ये भी अंदाज़ा हो गया था कि जो 4 टुकड़ों में लाश मिली है वो लाश दरअसल उसको मारा इसी कमरे में गया है, और फेंकने से पहले इन लोगों ने शायद बेड बॉक्स में वो लाश डाली थी, और ताकि वक्त और मोहलत देखें, उसके बाद इसको कहीं ठिकाने लगा सकें। पवन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। पवन अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। पवन के गवाही के बाद फिर हैप्पी का सुराग मिलता है। हैप्पी को ही पुलिस पकड़ लेती है। दोनों से पूछताछ होती है। अब सवाल ये था कि ये दोनों दोस्त, अपने तीसरे दोस्त का इन्होंने कत्ल, वो भी इतनी बेरहमी से, और 3 किलोमीटर के दायरे में लाश फेंकने के पीछे मकसद क्या था। पवन और हैप्पी दोनों बताते हैं कि 30 मार्च की रात को उन्होंने बुलाया नितिन को, केमिस्ट शॉप के पास मिला। उसके बाद वो इसे अपने इसी घर में लेकर आए और ऐसे ही उन्होंने पार्टी रखी, और पार्टी में नितिन को खूब शराब पिलाई। इतनी शराब पिलाई कि वो अपना होश खो बैठा, और फिर मौका देखते ही उन्होंने तेज़ धार हथियार से उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद लाश को बेड बॉक्स में रख दिया
और इस उम्मीद में कि इसको ठिकाने लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई इनका खौफ बढ़ता गया कि पता नहीं क्या होगा, पकड़े जाएंगे। फिर इनको रात में ख्याल आया कि एक काम करते हैं, रात को ही लाश को ठिकाने लगाते हैं। फिर लाश को बेड बॉक्स से बाहर निकाला, उसके 4 टुकड़े किए, सर अलग किया, धड़ अलग किया, दोनों पैर अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, और इन सबको बोरियों में डाला। और उसके बाद दोनों निकलते हैं, एक एक टुकड़ा एक एक बार घर से लेकर निकलते हैं और 3 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग लाश को फेंकते हैं। वो इसलिए ताकि पुलिस इस लाश की मिलान न कर सके, अलग अलग टुकड़ों को एक साथ न जोड़ सके और वो बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनका खुलासा हो गया सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे की वजह से। अब सवाल ये था कि दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त का कत्ल क्यों किया। तो अब जो इसकी कहानी आई वो बड़ी अजीब कहानी थी। 2 साल पहले 15 अगस्त 2015 की बात थी। पवन और हैप्पी इन दोनों के 2 भाई थे, दोनों के एक एक छोटे भाई। और असल में जो नितिन था वो पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों का दोस्त था, इन दोनों का दोस्त नहीं था। तो इन तीनों में दोस्ती थी पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों में। दोनों का साथ घूमना फिरना था, बच्चे थे। 15 अगस्त को छुट्टी थी। 15 अगस्त को नितिन और पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाई ये तीनों यमुना में जाते हैं नहाने के लिए। और आमतौर पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यमुना में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, खेलते कूदते हैं, कई बार ऐसा हादसा भी होता रहता है। तो 15 अगस्त 2015 को ये तीनों पहुंचते हैं यमुना में। इत्तेफाक से नहाने के दौरान तेज़ बहाव आता है पानी का और पवन और हैप्पी के दोनों भाई उसमें डूब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन नितिन किसी तरीके से बच जाता है। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंचती है, 2 लाश निकालती है, नितिन को भी बाहर लेकर आती है। तो नितिन बच गया, लेकिन पवन और हैप्पी के दोनों भाई इस यमुना में डूब कर मर गए। ये एक हादसा था जो स्विमिंग करते वक्त हुआ। लेकिन पवन और हैप्पी को हमेशा ये लगा कि इस हादसे के लिए नितिन जिम्मेदार है और उनके मन में ये भी था कि कहीं ना कहीं शायद नितिन ने लापरवाही की और उसकी वजह से उसके दोनों भाई मारे गए, क्योंकि उन दोनों भाइयों से नितिन थोड़ा सा बड़ा था। तो हमेशा वो दोनों अपने भाई की मौत के लिए नितिन को जिम्मेदार ठहराते और ये बात उनके मन में थी और इस चीज़ का वो बदला लेना चाहते थे। 2 साल तक उन्होंने अब बदले की आग को अपने सीने में दबाए रखा। इस दौरान में धीरे धीरे नितिन से उन्होंने दोस्ती की, क्योंकि दोस्त पहले वो उसके भाई के थे। दोस्ती करने के बाद अपने करीब लाए, जब तक बातें करते, लेकिन दिल में एक ही मकसद था कि जिस दिन मौका मिला इससे अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। और वो मौका 30 मार्च 2017 को मिला, जब नितिन को बुलाया। दोस्ती हो गई थी, करीबी हो गई थी, भरोसा हो गया था। और फिर बुलाने के बाद साथ घर ले गए, शराब पिलाई, मौका देखते उसका गला काटा और दोनों दोस्तों ने फिर लाश के अलग अलग टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग जगहों पे फेंका। जब ये कहानी दिल्ली पुलिस ने सुनी, उसके बाद 2015 के उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल निकाली गई। पता किया गया कि वाकई कैसे, क्योंकि एक शक इनके अंदर और था कि वो हादसा नहीं था और उनके दोनों भाई को शायद जानबूझकर नितिन ने डुबो कर मारा था। एक उनके मन में ये भी गलतफहमी थी। तो जब इस कत्ल के बाद उन 2 मौतों की बात सामने आई जिसके बदले के लिए सब कुछ हुआ था, तब पुलिस ने अब उस 2015 के उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। तफ्तीश हुई। उस दिन जो विटनेस और जो बच्चे थे या यमुना किनारे थे, उन सबको बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया, पता किया गया कि असल में हुआ क्या था। तो पता ये चला कि 15 अगस्त को यमुना में पानी का बहाव कई बार अचानक पानी ठीक होता है, कई बार तेज़ हो जाता है। हर नदी के साथ है। तो उस दिन भी ऐसे ही था कि ये तीनों जब नहा रहे थे तो किनारे में तो सेफ था, लेकिन नहाते नहाते वो दोनों थोड़े बहाव की तरफ चले गए। नितिन किनारे ही नहा रहा था, पवन और हैप्पी के भाई थोड़े आगे चले गए थे और इस दौरान में पानी का एक बहाव आया तेज़ और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए और उस बहाव में बह गए। नितिन किनारे था। चश्मदीदों के मुताबिक उसने शोर मचाया, रोया, चिल्लाया, बचाने की भी कोशिश की, लेकिन खुद वो बहुत अच्छा तैराक भी नहीं था। तो जितना मौका था उतने मौके में कुछ हुआ नहीं। 2-3 मिनट के अंदर अंदर सब खेल हो गया और उन दोनों के डूबने से मौत हो गई। पूरी जांच के बाद पुलिस ने यह माना कि 2015 में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। ये बात पवन और हैप्पी को जब पुलिस ने बताई बाद में कि ये सब कुछ जो हुआ था तुम्हारे भाइयों के साथ, उसमें नितिन का कोई रोल नहीं था, वो तो दोस्त था, खुद भी उसको बहुत अच्छा तैराक नहीं था, और जो कुछ हुआ वो बस एक इत्तेफाक कहेंगे। और तुमने 2 साल तक अपने मन में बदले की भावना रखी और एक बेकसूर लड़के को अपने भाई के कातिल होने के शक में इस बेदर्दी से मारा। तो भाई तो खोया ही तुमने, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
उन दोनों को कहते हैं कि जब ये सच्चाई पता चली तो शायद पछतावा हुआ, लेकिन 2 साल तक ये पछतावा इसलिए नहीं था कि उनके अंदर बदले की भावना थी और वो उस वक्त पागल हुए हुए थे, बस मौके की तलाश में थे। उन्होंने खुद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या थी, उनके भाइयों की मौत डूबने से हुई थी, साजिश के तहत हुई थी, उसमें कितना नितिन का रोल था। बस एक ही था कि दोनों हमारे भाइयों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदारी है, गुनहगारी है, इसलिए इससे बदला लेना है। और उस बदले की आग ने उनको इतना अंधा कर दिया कि भाइयों की मौत के बाद इन दोनों को कातिल बना दिया। कोलकाता में एक नॉर्थ परगना 24 ये डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना नॉर्थ, यहाँ पे एक दमदम पुलिस स्टेशन है, दमदम इलाका है। और उस इलाके में एक फ्लैट नंबर 4A 4th फ्लोर पर, और ये अपार्टमेंट था शुभम अपार्टमेंट, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी शुभम अपार्टमेंट। तो उसकी 4थी मंजिल पे फ्लैट नंबर 4A पर बरुई फैमिली रहा करती थी। अब बरुई फैमिली में जो उनके मुखिया थे सुबल बरुई, उनकी पत्नी नियोति बरुई, उनका एक बड़ा बेटा काजल बरुई और उनका दूसरा छोटा बेटा सजल बरुई, ये 4 लोग रहते थे। अब यहाँ कहानी ये थी कि सुबल बरुई ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और फिर उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी उनकी मीनाती बरुई थी, लेकिन उनके साथ बनी नहीं, और मीनाती से उनको जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था सजल बरुई। मीनाती को छोड़ने के बाद उन्होंने नियोती से शादी कर ली और नियोती से एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था काजल बरुई, जो सजल का सौतेला भाई हुआ। तो माँ को छोड़ने के साथ सजल को भी उस वक्त बड़ा धक्का लगा, अफसोस हुआ। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, उनकी बन भी गई और फिर सजल को वो अपने साथ भी रखने लगे। तो अब सजल जो है अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई और बाप के साथ इसी 4th फ्लोर के अपार्टमेंट में रहा करता था दमदम इलाके में। लेकिन बचपन से उसे लगा कि उसके साथ सौतेला सलूक किया गया है और जो उसकी माँ का हक मारा गया। उसके बाप ने दूसरी शादी की और पहली उसकी जो माँ को मिलना चाहिए था वो सारा अधिकार नहीं मिला। ये सारी चीज़ें उसके अंदर बचपन से स्कूल में वो पढ़ता था और कहीं ना कहीं उसके दिल में उसको लगता था कि उसकी माँ उसको टॉर्चर भी करती है सौतेली। ये सारी चीज़ें घर कर गई और उसे लगा कि इसका कुछ ना कुछ बदला लेना है। 5 दोस्त थे सजल के, उन 5 दोस्तों को भी सजल के घर की कहानी मालूम थी और वो 5 दोस्त भी उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ते थे। आखिर में ये लोग फैसला करते हैं कि इस जो उसकी माँ के साथ हुआ उस अपमान का बदला, जो अधिकार छीना गया, उसको कैसे लिया जाए। उम्र जबकि अभी सिर्फ 17 साल भी पूरे नहीं हुए। इसके बाद सजल तय करता है कि वो इसका बदला लेगा और पूरी प्लानिंग करता है। 22 नवंबर 1993, 22 नवंबर 1993 की ये बात है। 22 नवंबर 1993 की सजल की उम्र थी 16 साल 11 महीने 7 दिन। 16 साल 11 महीने और 7 दिन का सजल था। 5 दोस्तों के साथ ये लोग जाते हैं, रबर के ग्लव्स खरीदते हैं, ड्रैगर खरीदते हैं, भौजाली खरीदते हैं, वो सारे तेज़ हथियार। ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद शाम 7:30 बजे सबसे पहले सजल अपने घर जाता है। घर के अंदर उस वक्त उसकी माँ टीवी देख रही थी, अकेली थी, नियोती जो सौतेली माँ। ये अंदर जाता है, उसके बाद इसके पीछे से बाकी के 5 दोस्त आते हैं जो सबके पास हथियार था। सबसे पहले ये माँ को उसी के रूम में एक चेयर पे, और रस्सी वस्सी भी खरीदा था, उस रस्सी के साथ पूरा बांध देते हैं, हाथ पैर सब कुछ, मारते नहीं है। तब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। इसके बाद जो सौतेला भाई था काजल, वो पहुंचता है घर पे। जैसे ही वो घर पहुंचता है 5 दोस्त उसके ऊपर भी काबू पाते हैं, उसको दूसरे रूम में ले जाते हैं और दूसरे रूम में ले जाकर उसे भी कुर्सी से उसके हाथ पैर बांध देते हैं, मारते उसको भी नहीं है। वक्त गुजरता है, अब रात के 12 बज चुके थे। रात 12 बजे सजल के फादर जो है सुबल बरुई, वो घर पहुंचते हैं और वो अभी तक अनजान है कि उनके बेटे और बीवी के साथ क्या हुआ। वो जैसे ही आते हैं 5 दोस्त, फिर उस पर काबू पाते हैं और उसको उनको ले जाकर एक अलग कमरे में बांध देते हैं। रात के 12 बज चुके थे। इस दौरान में तमाम दोस्त घर के अंदर से और ये इनकी घड़ियाँ वड़ियाँ सब उठाते हैं, सोने पैसे। एक दोस्त निकल जाता है सारे ये सामान लेकर। अब घर में बचते हैं 5 सजल समेत। फिर ये अपनी माँ को सबसे पहले गला घोट के मारने की कोशिश करता है। माँ गला घुटने से दम तोड़ देती है, मर जाती है। उसके बाद दूसरे कमरे में जाता है, अपने सौतेले भाई को गला घोट के मारने की कोशिश करता है, लेकिन गला घुटने से वो मरता नहीं है।
फिर वो जो सारे हथियार, चाकू और खंजर सब लेकर आए थे, वो उसके ऊपर हमला करता है और पूरी तरह से लहूलुहान करने के बाद जब यकीन हो जाता है कि मर गया, उसे छोड़ देता है। इसके बाद अपने बाप के कमरे में जाता है और फिर बाप को भी पहले गला घोटने की कोशिश करता है और फिर चाकू से वार करके मार डालता है। अब रात के करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त हो गया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब सारे दोस्त सफाई करते हैं ब्लड की, जो हथियार अपने साथ लाए थे। घर में ही पानी से पहले धोते हैं, फिर घर में जो खाना बनाने के लिए सरसों का तेल रखा हुआ था, उस तेल से हथियार के खून को साफ़ करते हैं। सारे अपने वो चीज़ें उठाते हैं जो लेकर आए थे। रात हो गया था, अब उनको भूख भी लगी। फिर ये फ्रिज खोलते हैं, उसमें बिस्किट पड़ा हुआ था और बाकी फ्रिज के ऊपर और बाकी कुछ चीज़ें थी, वो उठाते हैं, निकालते हैं, सब खाते हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर ये जो हथियार थे जो अपने साथ लेकर आए थे, जिसको तेल से साफ़ कर दिया था, वो सजा कर रखते हैं उस डाइनिंग टेबल पर करीने से। और उसी टेबल पर कुछ पैसे रखते हैं जो उनके अंदाजे के मुताबिक जो उन्होंने फ्रिज से निकाल कर खाया था, जो भी सामान, उसकी इतनी कीमत थी, तो वो सारी कीमत के हिसाब से उतने ही पैसे टेबल पर रखते हैं। और फिर आखिर में ये करते हैं कि सजल को अब एक और कुर्सी पे घर में ही वो बांध देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी तीनों को बांधा गया था। और बांधने के बाद वो सारे निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, किसी को अभी तक कोई खबर नहीं। अब पूरी रात सजल वहीं घर में ही रहता है, कुर्सी पे ही बंधा हुआ, और उसके चारों मतलब तीनों तरफ उसकी लाशें हैं। पर वो न शोर करता है, न किसी को मदद के लिए बुलाता है, बल्कि बैठ के इंतज़ार करता रहता है। अगले दिन दोपहर 12 बज जाता है। जब 12 बज जाता है, पूरी रात वो अपने माँ, सौतेले भाई और बाप के लाश के साथ उसी घर के अंदर रहता है, 4th फ्लोर पे। करीब 12 घंटा गुजारने के बाद 11 घंटा, अगले दिन दोपहर को 12 बजे चीखता है कि मदद करो, मदद करो। पड़ोसी आवाज़ सुनते हैं, भाग कर आते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ लाश है और सजल जो है वो खुद बंधा हुआ है। सजल, उससे पूछताछ होती है तो बताता है कि 7:30 बजे की बात है, रात को वो घर में था, अचानक टीवी देख रहा था माँ के साथ। 7 डाकू आते हैं, डकैत, जिसमें से 2 पंजाब के लग रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे। उनके पास बंदूकें थीं और वो सारा लूटपाट करते हैं और सबको मारते हैं, सबको बांध देते हैं, मुझे भी बांधते हैं, मारते हैं और सारा सामान लेके चले जाते हैं। लेकिन बाकी को जो ज़ख्म थी, वो सब मर चुके थे, लेकिन सजल के ऊपर इतने गहरे कोई चोट के निशान नहीं थे। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। हालांकि दोस्त उसको बांधने के बाद थोड़े बहुत उसको पीट के भी गए थे ताकि वो नेचुरल लगे, लेकिन लगा कि जिस तरीके से बाकी को मारा, ऐसे क्यों छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस था। लेकिन घर में 3-3 कत्ल और बाकी चीज़ें कुछ पता नहीं, तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी। उधर बाकी के दोस्त रात को जाने के बाद अगले दिन सब अपने अपने स्कूल जाते हैं क्लास अटेंड करते हैं। पुलिस सब इन्वेस्टिगेट करती है। आखिर में सब कुछ जो है आकर उसी घर में रुक जाता है और सजल पे ही शक जाता है। इसके बाद पुलिस सख्ती से फिर सजल से पूछताछ करती है और पूछताछ में वो टूट जाता है और उससे कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं। वो कहता है कि हाँ, मैंने मारा है और मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। तो पुलिस उसकी बिहेवियर को और उसकी सोच को देख के भी दंग रह जाती है। इसके बाद उससे कहने पे उसके दोस्तों को भी पकड़ा जाता है। उनके दोस्तों में से भी किसी को पछतावा नहीं था। उन्होंने कहा हमारे दोस्त था और इसकी फैमिली में ऐसी ऐसी चीज़ें थी और हमने उसको ठीक किया, तो किसी के ऊपर कोई पछतावा नहीं। इसके बाद इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलता है। लोअर कोर्ट सजल को सजाए मौत देती है। हालांकि अब यहाँ पे ये चीज़ है कि उस वक्त जिस दिन ये कत्ल हुआ, उस दिन सजल की उम्र 16 साल 11 महीने और 7 दिन था। लेकिन उस वक्त, उस ज़माने में 93 में जो जुवेनाइल एक्ट था, उसमें 16 साल की उम्र मानी जाती थी कि अगर 16 साल से कम उम्र है तो फिर वो जुवेनाइल में आएगा, 16 साल से ऊपर है तो फिर वो एडल्ट के तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा। 2000 में 18 साल, ये 16 साल को बढ़ाकर 18 साल किया गया था सन 2000 में। तो जब सजल ने ये जुर्म किया था तब ये 16 साल जुवेनाइल एक्ट में आता था और उसके 7 साल के बाद एक्ट में संशोधन करके इसको 18 साल कर दिया गया था। तो उसके ऊपर एक एडल्ट के तौर पर मुकदमा चला और लोअर कोर्ट ने सजल को सजाए मौत दी। उसकी वजह ये थी कि एक बेटे के हाथों, जिसकी उम्र अभी 17 साल भी पूरी नहीं हुई है, माँ, बाप और भाई की इस बेरहमी से हत्या उसने कोलकाता के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। और सबसे ज़्यादा ये बातें होती थी कि आखिर कैसे कोई इस तरीके से कत्ल कर सकता है और बच्चों के अंदर क्या प्रेशर है क्या। तो उसको लेके बहुत सारे माँ बाप तक डरे हुए थे और ये बच्चा नॉर्मल था। तो ये था कि एक नॉर्मल बिहेव करने वाला बच्चा भी इस तरीके की सोच रख सकता है, जिसके बारे में किसी को डाउट नहीं था। तो उसको लेके उस वक्त सोसाइटी में बहस भी चली, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुल मिलाकर फिर लोअर कोर्ट ने इसको सजाए मौत की सज़ा दे दी
ये तब अलीपुर जेल में था। 2001 में अचानक इसने कहा कि इसे कुछ किडनी की प्रॉब्लम है, दर्द होता है। तो टेस्ट के लिए फिर इसको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहाँ पे इसको एडमिट करा दिया गया, सजल को। वहाँ इलाज चल रहा था। एक रात इसने अचानक वहाँ पे बियर मंगाई और 2 सिपाही थे जिनका काम था इसके ऊपर निगरानी रखना हॉस्पिटल में। तो बियर पार्टी की, और बाकायदा वो इससे पहले भी हॉस्पिटल में बियर पार्टी कर चुका था, बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। तो पुलिस वाले भी पी लेते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा है। तो वो बियर अपने दोस्तों से मंगाता था, जान पहचान वालों से, वो लाते थे, पीता था और ये अपना सो जाता था, सुबह वहीं पे रहता था। तो 2-3 बार इसने ये ट्रायल किया और सेम जिस दिन इसको भागना था उस दिन फिर बियर मंगाई, बियर पार्टी की। उस दिन नींद की दवा मिला दी उस दोनों पुलिस वालों के बियर की बोतल में। बियर पीने के बाद दोनों सो गए। ये आराम से चहलकदमी करते हुए उस हॉस्पिटल से उठा और बाहर। कोलकाता से निकलने के बाद ये सीधे मुंबई पहुंचा। मुंबई जाने के बाद ये वहाँ कुछ दिन रहा। फिर एक लड़की से मुलाकात हुई, उस लड़की से इसकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुंबई में ही था, बट शादी के बाद करीब साल भर के बाद मुंबई से मन भर गया। ये वापस कोलकाता आया और अपनी बीवी को अपने एक रिश्तेदार के पास आसनसोल छोड़ दिया, क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट थी। फिर बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बेटे को उसका नाम नन्हे रखा। और फिर ये कोलकाता में एक छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो गैंग थे उसमें शामिल हो गया। ये डकैती, चोरी, ये सारी चीज़ें करने लगा। फिर करते करते फिर ये दूसरे गैंग में शामिल हो गया। और जब ये पहले गैंग शामिल किया तब कोलकाता में पहुंच के इसने अपना नाम कमल रखा, क्योंकि सजल बरुई नाम से हर शख्स वाकिफ था। और 93 से 2001 में 8 साल में थोड़ा हुलिया भी बदल चुका था, क्योंकि तब वो 17 का भी नहीं था और अब लगभग 25 साल का हो गया था। तो एक बच्चा बालिग हो चुका था, बड़ा हो चुका था, नौजवान हो चुका था। तो हुलिये में भी थोड़ा फ़र्क आ गया था। उसके बाद फिर इसने दूसरा गैंग ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ पे शेख राजू के नाम से वेस्ट मिदनापुर में ये काम करने लगा। और वहाँ पे फिर एक डकैती के दौरान पुलिस की तलाश थी शेख राजू की। शेख राजू पकड़ाया और फिर उसको ले जाकर मिदनापुर सेंट्रल जेल में रखा, जहाँ 3 महीने बाद अलीपुर सेंट्रल जेल के जेलर पहुँचते हैं। तब ये खुलासा होता है कि ये असल में शेख राजू नहीं बल्कि सजल बरुई है। उसके बाद फिर उसके मुकदमा चलता है, हाई कोर्ट पे ये मामला डालता है। हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के डेथ पेनल्टी को बदल कर उम्र कैद में बदल देती है। 2010 में ये तब तक वहीं उसके पहले प्रेसिडेंसी जेल भी भेजा गया। वहाँ पे फिर इसको मुलाकात आफ्ताब अंसारी से हुई। फिर ये हुआ कि कहीं ये उसके साजिश में ना शामिल हो, फिर उसको वापस अलीपुर जेल भेजा गया। और 93 से लेकर 2010 तक ये जेल में रहा। बीच के 2 साल जो भागा था 2001 से 2003 तक, उन 2 सालों को छोड़ दे तो 7 साल उधर और करीब 8 साल इधर, 15 साल हो गए थे। जबकि उम्र कैद उस वक्त जो हाईकोर्ट ने बदलकर उम्र कैद कर दिया था, उस वक्त उम्र कैद 14 साल की हुआ करती थी। तो 14 साल लगभग बीत चुके थे, बल्कि 15वां लग गया था। तो इसने उस फैसले को चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने उसी को देखते हुए उसने कहा कि अब मेरी इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि मैं 14 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुका हूँ। तो हाईकोर्ट ने फिर 2010 में बरी कर दिया जमानत पर सजल को और कहा कि तुम अगर अच्छे नागरिक बनते हो, इसने जेल में पेंटिंग वेंटिंग की, प्रदर्शनी भी लगी, तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए बरी कर दिया जाएगा। 2010 में ये जेल से बाहर आता है, कहता है ठीक है मैं अब अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन 2011 में फिर एक रॉबरी के केस में अरेस्ट होता है और उसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। फिर जेल में सज़ा काटता है। उसके बाद खैर ये जेल से बाहर आ जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें थी, बाद में जब ये आया और उससे पूछा गया कि तुमने जब कत्ल किया और कत्ल के बाद खाना खाया, फिर पैसे रखे, उसकी वजह क्या थी? तब इसने कहा कि ये अपनी माँ के साथ घर में टीवी भी देखा करता था। और उस वक्त एक याद होगा आप लोगों को, एनडीटीवी पे एक वीकली शो आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक, जिसमें सारे अलग अलग वर्ल्ड की खबरें हुआ करती थी। आधे घंटे का कैप्सूल होता था और लास्ट में स्पोर्ट्स या कुछ अच्छे गोल और या विकेट या टेनिस के वो दिखाया करते थे। क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मैं उसी आखिरी के चंग को देखने के लिए बैठा रहता था कि इसमें स्पोर्ट्स का कुछ आएगा। तो मुझे बड़ा मेरा पसंदीदा शो था वर्ल्ड दिस वीक। पूर्ण राय उसके होस्ट किया करते थे, जो एनडीटीवी के पूरे ओनर हैं। तो उसी वक्त इस कत्ल से करीब महीने भर पहले वर्ल्ड दिस वीक में एक कोई उस वक्त फिल्म शायद आई होगी, रिलीज़ हुई होगी, फॉलिंग डाउन, जो माइकल डगलस की फिल्म थी। और उस फिल्म का उसमें कुछ झलक दिखाई गई थी। तो उसमें एक सीन था जिसमें माइकल डगलस कत्ल करने के बाद एक कोक खरीदने जाता है और फ़ौरन जस्ट कत्ल करता और फिर कोक पीता खरीद कर। तो इसने बताया कि हम लोग उसी से इंस्पायर्ड थे। और चूँकि उसमें वो पैसे दे के कोक खरीदता है, तो ये था कि एक तरफ कत्ल कर रहा है और एक तरफ एक कोक खरीद रहा है, पैसे भी दे रहा है।
तो उसने कहा कि हमने कत्ल तो किया, लेकिन उसके बाद घर में जो चूँकि दोस्तों ने भी खाया, तो हमें लगा कि इसके पैसे देने चाहिए, और इसीलिए टेबल पे वो हथियार के साथ पैसे भी रखे थे। तो इस पूरे मामले में जो बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई इसको लेकर, उसमें यह था कि क्या एक बच्चे का दिमाग जो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल वैसे दिखता है, और वो ऐसा काम कर सकता है। इस पे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, अलग अलग तमाम चीज़ें हुई। इसकी भी बड़ी उस वक्त इलाज किया गया, परखने की कोशिश की गई इसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो पता चला कि कहीं ना कहीं जो जड़ में चीज़ें आई थी वो आई थी इसकी माँ की वजह से। उसे लगा था कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ गलत किया और उसका हक किसी और को दिया, और उसके मुकाबले उसके सौतेले बेटे को भी ज़्यादा घर में इज्जत और तवज्जो मिलती है, प्यार मिलता है। तो इन चीज़ों ने उसे उस उम्र में ही एक तरह से बागी और कातिल बना दिया, जिस उम्र में बच्चों को इन जुर्मों के बारे में शायद समझने की भी सलाहियत नहीं होती है। तो ये थी पूरी कहानी सजल बरुई की, जिसका नाम शेख राजू भी था, जिसका नाम कमल भी था। और कहते हैं कि जो 2000 में ये एक्ट आया था 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का, क्योंकि पहले था कि उसमें कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें एक्ट पे बहस हो रही थी, तब सजल बरुई के इस केस को भी रखा गया था और कहा गया था कि जब ये कत्ल किया था उसने, तब उसके 16 साल और 11 महीने और 7 दिन की उम्र थी। तो कुछ इसमें अगेंस्ट में थे और कुछ सपोर्ट में। उनका कहना था कि अगर 17 साल से कम उम्र में इसने इतनी प्लान करके मर्डर किया था तो फिर रहम की गुंजाइश नहीं, और उम्र 18 साल नहीं बढ़ाना चाहिए, 16 ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बचपना नहीं दिखा था। एक मैच्योर्ड की तरह उसने, एक प्रोफेशनल की तरह कत्ल किया था। लेकिन बहुत सारे और ऐसे केसेस थे जिनको सामने रखकर फिर कहा गया कि नहीं 18 ही सही है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि 93 में सजल ने यह किया, 2012 में जो निर्भया हुआ, यही 18 जो था उसमें सिर्फ 7 महीने कम था जो नाबालिग इसमें शामिल था, और उस 7 महीने कम होने का फ़ायदा उसे ये हुआ कि वो सिर्फ 3 साल की सज़ा काट कर, आज हम बाकी 4 की फांसी की बात कर रहे हैं, और वो 2015 में ही रिलीज़ हो चुका है, बरी हो चुका है, और पता नहीं कहाँ है। लेकिन अगर 16 साल वाला एक्ट ना बदला होता 2000 में, जो 2000 के पहले 16 ईयर था वही रहता, तो फिर निर्भया का ये गुनहगार भी बच नहीं सकता था, क्योंकि इसकी उम्र 17 साल और 5 महीने थी जब निर्भया के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो दूसरा पहलू उसका ये भी है। तो ये थी पूरी कहानी।